दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है पैर की जूती। बंगले में प्रवेश करते वक्त रीमा बिल्कुल निश्चिंत थी कि अभी यहाँ सिर्फ मिलिंद ही उसे मिलेगा। मिलिंद अपने बेडरूम में लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, इसलिए उसने रीमा को आते हुए नहीं देखा। रीमा ने मिलिंद की पीठ पर धीरे से एक चपत लगाई। मिलिंद चौंक गया, फिर तुरंत संभलते हुए बोला, ओह साली साहिबा, आप हैं? क्यों जीजू, आप क्या दीदी का इंतज़ार कर रहे थे क्या? उनका वेट कर रहे थे? वह तो अभी एक क्लिनिक गई होगी ना? अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था, सच बताता हूँ। भाई वाह, क्या बात है। ऐसा है तो एक अच्छी सी सेल्फी ले लेती हूँ। आपकी शादी के 5 साल हो गए हैं और इकलौती साली के साथ आपकी एक भी सेल्फी नहीं है। बताइए, रीमा ने शिकायत की। कैसे होगी सेल्फी भला? तुम तो इन 5 सालों में दूध मुही बच्ची थी, बिल्कुल आगे पीछे घूमती थी, कहाँ फटकती थी मेरे पास। मिलिंद नज़दीकी बढ़ाते हुए रीमा की आंखों में देखने लगा। रीमा के शरीर में धीरे धीरे ऐसे लगा जैसे चुहल दौड़ने लगी। वह अपने जीजू के साथ इस तरह लिपटकर सेल्फी खींचने लगी कि मिलिंद की सांसें थोड़ी बहुत उखड़ गई। रीमा के मन की बात तो वो ही जाने। पोटली मिलिंद के सामने चितर गई थी। वह समझ चुका था कि साली साहिबा क्या चाहती हैं। सेल्फी के बाद चुप्पी के शून्य को भरते हुए वह बोली, देखो जीजू, सेल्फी में भी हम एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम साथ में दोनों। मिलिंद लैपटॉप को छोड़कर चुपचाप वहाँ से उठ खड़ा हुआ और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और फिर एक झटके में रीमा को अपनी बाहों में भर लिया। अरे जीजू, दीदी को पता चला तो? महीने भर से तो तुम्हारे दिल का हाल मैं साफ साफ पढ़ रहा हूँ कि साली के मन में क्या चल रहा है। अब भूल जाओ दीदी को। घरवाली को वश में रखना मुझे बखूबी आता है और वह मुझसे सवाल करने के किसी भी हालत में नहीं है। रीमा अब तक मिलिंद से लगभग लिपट चुकी थी। 23 साल की नवयौवना ने 35 साल के मिलिंद के पौरुष को वशीभूत कर लिया था। प्रथम अनुभूति की लीला जब थमी तो रीमा का मन कुछ बेचैन हो उठा और वह बोली, जीजू, क्या हमसे कोई गलती हो गई? मिलिंद ने उसको जकड़ने के बाद एकदम आश्वस्त किया। हमारी परंपरा है कि पत्नियां अपने पतियों को सदा खुश रखें, और हाँ, अब खुश मैं कैसे होता हूँ यह जानने की किसी को कोई भी ज़रूरत ही नहीं है, समझी तुम? ज़्यादा मत सोचो, बस तुम तो कॉलेज की पढ़ाई पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित करो। पढ़ाई ख़त्म कर लो, फिर अपने विभाग में ही तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। 11 बजने को है, मुझे भी ऑफिस के लिए अब निकलना है। रीमा के लिए नौकरी की बात भी एक बड़ा लालच थी जिसे वह अनदेखा नहीं कर पाई, इसलिए इस रिश्ते में घुसती ही गई। अब तो यह सिलसिला जैसे चल ही पड़ा। रीमा और मिलिंद ने अपनी सुविधानुसार अपना दर्शन बनाकर रिश्ते के विश्वास को दरकिनार कर दिया। उनकी रंगरलियाँ बिना किसी रोक टोक के चलती रहीं। आज से 5 साल पहले उस दिन दोपहर 3 बजे के करीब 24 साल की सीमा वाहन के इंतज़ार में यूनिवर्सिटी के लिए बाहर खड़ी थी। अचानक सामने से बाइक पर बैठा चीनू आता हुआ दिखाई दिया। सीमा को देखकर वह वहीं रास्ते पर ही रुक गया। अरे चीनू, 2 साल से कहाँ थे? एमकॉम और बैंक परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था ना तू? तुम बताओ। चलो गांधी मैदान चलते हैं, वहीं बैठकर थोड़ी सी बातें कर लेंगे। सीमा ने फुर्ती दिखाते हुए चीनू से कहा। चीनू ने कहा, बैठो बाइक पर। बिना किसी औपचारिकता के वह उसके बाइक के पिछली सीट पर बैठ तो गई, लेकिन यहाँ लोगों के पास बातें बनाने के लिए ऐसे मसले मिल जाएं तो उनके पास वक्त की कमी नहीं रहती है। खैर,
इस मुलाकात को वह जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए चीनू के साथ चल पड़ी। पटना के प्रसिद्ध गोलघर के पास ही है गांधी मैदान। लोगों की तफरीह के लिए अच्छा खासा खुला इलाका है। दोनों ने पर्यटकों के लिए बने बेंच पर अपना आसन जमा लिया और वहीं पर बैठ गए। शाम होने में अभी भी वक्त था और इसलिए लोग वहाँ पे ना के बराबर ही थे। और सुनाओ, पहले की तरह ही शर्मीले चीनू ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछा। साइकोलॉजी में मास्टर्स पूरा हुआ है, 80% है। और तुम्हारा? सीमा की उत्सुकता बढ़ गई थी। वह चीनू के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। बैंक की नौकरी ही अब मेरे हिस्से समझो, वह तो मुझे मिल ही गई। तुम अब क्या करोगी सीमा? एक चपत लगाऊंगी तुम्हें। ऐसी भेद भरी नज़रों से क्यों देख रहे हो मुझे भला? सच सच बताओ, मन में कोई चोर है क्या? सीमा ने बिंदास अंदाज में चीनू से पूछा। चोर नहीं है, जो है वह बताना चाहता हूँ तुम्हें, मगर मुझे ज़रा सोचना पड़ेगा। झिझक रहा हूँ थोड़ा सा तुम्हें सब कुछ बताने से पहले। बता भी दो, हमारी दोस्ती 10वीं की कक्षा के बाद से है। सोचो कितने साल हो गए हमें। अब नई दुल्हन की तरह शर्माना छोड़ दो और सीधा सीधा बता दो, सीमा ने बड़े ही अधिकार से कहा। यह सुनकर चीनू उससे बोला, शादी कर लो मुझसे। परीक्षाएं बेहतर गई हैं और नौकरी की गारंटी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वह तो मुझे ऑलमोस्ट मिल ही चुकी है। सीमा का मजाकिया लहजा अचानक जैसे गायब हो गया। वह बोली, क्या बोल रहे हो चीनू? जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? एक तो तुम मेरे हम उम्र, दूसरे तुम कायस्थ और मैं ब्राह्मण। मेरे घर वाले काट डालेंगे हम दोनों को। मेरे पापा इनकम टैक्स विभाग में अच्छे पद पर कार्यरत हैं और शायद मैं समझती हूँ इसलिए ही बड़ी उम्र तक मैं पढ़ लिख रही हूँ। गांव में तो 15-16 साल तक लड़कियों की शादी भी हो जाती है। फिर अभी मेरा इरादा क्लिनिक खोलने का है, मेरा वही लक्ष्य है। यह सब कहकर मैं पापा को गुस्सा नहीं दिलवा सकती चीनू, शायद तुझ समझ सकते हो। चीनू कमज़ोर और दुखी महसूस करने लगा था। उसने अनुनय के स्वर में कहा, सच कह दो सीमा, मैं तुम्हें कभी शायद पसंद ही नहीं था। तुमने कभी भी मुझे पसंद नहीं किया। सीमा अपने दिल के हर एक कोने में फैली छोटे छोटे जुगनों की रोशनी को अनदेखा नहीं कर पाई। उसके लिए भी उसे थोड़ी बहुत चाहत थी। उसके करीब जाकर उसके हाथों को अपने हाथों में हाथ लेकर कहा, तुम मेरे लिए क्या हो? इतनी जल्दबाजी में मैं बता भी नहीं सकती और कभी दिखा भी नहीं सकती, मगर शादी पसंद करने से हो ही नहीं सकती, यह तुम अच्छे से समझते हो। सच कहूँ तो दोस्त पति नहीं बन सकता। उसका रौब हो तो वह इज़्ज़त देने के काबिल बनता है। उसे वह समर्पण किया जा सकता है जो एक पत्नी अपने पति में देखती है। कुछ बातें व्यवहारिक होती हैं। काश तुम मुझे समझ पाती। निराश चीनू की आंखें छलछला आई थी। चीनू, तुम तो जानते ही हो हमारे घर वालों और गांव वालों की जातिवादी कट्टरता को तुम अच्छे से। मैं तुम्हें उनसे दूर ही रखना चाहती हूँ। तुम उनकी नफ़रत के बीच में मत आओ। और तब से वह फ़ोन नंबर के रूप में सीमा के मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में बस सेव होकर रह गया था। मिलिंद इनकम टैक्स विभाग में सीमा के पापा से ऊंचे ओहदे पर आसीन था। सीमा के पापा को ऐसा ही दामाद चाहिए था जो हीरो में कोहिनूर लगा हो। रूप की धनी, हंसमुख, उच्च शिक्षिता सीमा रौबदार अफसर के बंगले में राजलक्ष्मी सी रौनक लेकर बसने आ गई थी। साल भर उन दोनों के बीच का आकर्षण बेहद जादू भरा रहा और वे एक दूसरे में काफ़ी खुश थे। मगर सीमा के इज़्ज़तदार रौबदार पति के आकर्षण का सच धीरे धीरे आखिर उसके सामने आने ही लगा। सीमा अब काउंसलिंग के लिए अपना क्लिनिक खोलना चाहती थी। वह उसका सपना था। उसने पति के अकाउंट में जमा किए हुए पिता के दिए हुए 15 लाख कैश में से
2 लाख उससे मांगे अपने क्लिनिक के लिए। मिलिंद यह सब अनसुना करता रहा। रात को उसने सोते वक्त भी यही दोहराया तो मिलिंद का जवाब था, जब तक बच्चे नहीं हो जाते तुम कुछ भी नहीं करोगी, समझी तुम। वह एक पल के लिए थोड़ी सी हैरान हुई, फिर खुद को संभालते हुए आगे बोली, मगर मेरे लिए यह बहुत ज़रूरी है। मैं यही करना चाहती थी बचपन से। अभी ज़रूरी है बिस्तर पर पति को खुश रखना, समझी तुम। ज़्यादा बातें मत बनाओ, पहले बच्चा पैदा करके अपना वंश बढ़ाओ, फिर बात करना अपनी करियर के बारे में, समझी तुम। सीमा व्याकुल हो उठी। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। ये क्या है कि तुम जब तक बच्चा बच्चा। जब तक वह इससे आगे कुछ बोल पाती, मिलिंद के एक झन्नाटेदार थप्पड़ ने उसके जैसे होश ही उड़ा दिए। उसकी त्योरियां चढ़ गई थी। मिलिंद ने कहा, सीधी बात समझ में नहीं आती है क्या? एक बार मैंने कह दिया तो कह दिया। बिस्तर पर आते ही तुरंत मेरी सेवा में लग जाया करो, वरना मेरा गुस्सा तुम जानती नहीं हो। अब तक मिलिंद ने उसकी संगमरमरी देह पर निर्ममता के हजारों घोड़े दौड़ा दिए थे। अपनी जानकारी में या अपनी बिरादरी में अब तक ऐसी ही स्त्रियों को वह जानता था, देखता आया था, जो पति के दुर्व्यवहार को हंसकर टाल जाया करती थी। मिलिंद ने अब तक ऐसी ही स्त्रियों को केवल देखा था, लेकिन मिट्टी कितनी ही एक सी हो, मूर्तियाँ तो अलग होती ही हैं। सीमा भी मिलिंद की उम्मीद से परे थी। वह न तो उठी और न ही उसने दूसरे दिन चाय बनाई, लेकिन मिलिंद भी मिलिंद था। वह रसोई से चाय के खाली कप उठा लाया और बेडरूम की ज़मीन पर लाकर पटक दिए और उसे बालों से पकड़कर खींचा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। बाप का राज समझती है क्या? औरत होकर मर्द पर गुस्सा दिखाती है। चल अभी दिखाता हूँ तुझे। लगता है माँ बाप ने पति की इज्जत करना नहीं सिखाया है। बस मुंह उठाकर चली आई और बस। तब से हर दिन रौबदार और इज्जतदार पति के प्रति समर्पण का कोहरा जैसे छंटता गया। उसकी लगभग प्रतिदिन ऐसे इज्जतदार पति से मुलाकात होती ही रहती थी, जो उसका गर्व नहीं बल्कि खुद में अहंकार का विस्फोट था। उसे पास बैठाकर कभी उसकी मनुहार नहीं करता था, बल्कि अपराधी की तरह सीमा को अपने सामने खड़ा कर उसे दिन रात केवल फटकारता रहता था। ऐसे कठिन दिन बिताए थे उसने। फिर भी 5 साल आखिर गुजर ही गए। सीमा को अपने जीवन में कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद अब भी बाकी लगती थी, इसलिए उसने इस रिश्ते को बनाए रखा। यद्यपि अब तक न तो बच्चे हो पाए थे और न ही उसका कैरियर ही बन पाया था। इतना ज़रूर था कि उसकी निराशा बगावत पर आ गई थी और डर की दीवार पूरी तरह से टूटने पर आमादा थी। एक दिन अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसकी सूचना उसे फ़ोन पर मिली। सीमा खबर मिलते ही माँ के पास दौड़ी दौड़ी चली गई, लेकिन मिलिंद तो श्राद्ध के दिन अपना चेहरा दिखाने पहुँचा था। उससे पहले उसने जाना ज़रूरी भी नहीं समझा था। वक्त बीतता गया। चीनू अब बैंक में मैनेजर था। सूट बूट में उसकी रौनक देखते ही बनती थी। काफ़ी स्मार्ट लगता था वह। सीमा के पिता की मृत्यु के बाद माँ के घर में पसरे सूनेपन को चीनू भरसक भरने की लगातार कोशिश करता रहता था। सीमा के साथ ठिठोली करता, उसे चिढ़ाता, ऐसे लगता जैसे उसे बचपन के दिन याद आ गए हैं। थोड़ी बहुत खुशियाँ पाकर सीमा का मनोबल अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा था। सीमा की जो बातें कभी उसका बचपना लगती थी, आज मिलिंद के व्यक्तित्व से 2-4 होने के बाद एक पुरुष साथी में ज़रूरी गुण लगने लगी थी। इज्जत देने के लिए
प्रेम होना बेहद ज़रूरी है और पति पत्नी के बीच प्रेम समानता के बिना भला कहाँ संभव है। चीनू की ही मदद से उसने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में साइकोलॉजिस्ट की नौकरी ढूंढ ही ली थी। तनख्वाह अच्छी थी। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक उसे वहाँ बैठने की बात थी, जो कि सीमा ने सहर्षी स्वीकार किया था। खोए हुए आत्मविश्वास का मंत्र पाठ जो चीनू ने दिया, उसके भरोसे अब मिलिंद की नाजायज़ चीखों के आगे डटे रहने की उसमें जैसे फिर से शक्ति आने लगी थी। अब वह पुरानी वाली सीमा बनने लगी। अलबत्ता मिलिंद धीरे धीरे उसकी तरह से लापरवाह होता गया, कुछ हद तक अनसुने अनदेखे का भाव। हाँ, बिस्तर की चाकरी सीमा को हर हाल में हर रात करनी ही पड़ती थी। यह चाहकर भी वह टाल नहीं पाती थी। चीनू की ज़िंदगी बड़ी ही निराली थी। उसके बड़े भैया भाभी उसके साथ तो रहते थे, लेकिन आंगन के बीच एक दीवार खड़ी की गई थी जो भाभी की कोशिशों का ही नतीजा थी। सीमा के प्रति लगाव और भाभी का उल्टा व्यवहार, कुल मिलाकर उसने शादी के ख्याल को ही परे करके रखा था और उसने अब तक शादी नहीं की थी। एक तरफ के 2 मंजिले मकान में चीनू ऊपर और नीचे उसके मम्मी पापा रहते थे। माता पिता की उम्र अधिक थी और ज़्यादातर वे काम वाली के भरोसे ही रहते थे। चीनू उनका बराबर ख्याल रखता था, उनकी दवाओं का भी पूरा का पूरा ध्यान रखता और छुट्टी के दिन उन्हें घुमाने भी ले जाता था। वापस आकर सीमा मिलिंद के गुस्से को और झेल पाने में खुद को लाचार पा रही थी। अब उसकी सहन शक्ति कुछ कम हो गई थी। कुछ मन लगे, कुछ ध्यान बटे, इसलिए रीमा को वह अपने पास बुलाने लगी थी। यूँ साल गुज़रा। आज सीमा की तबीयत ठीक नहीं थी। सोचा कि नर्सिंग होम ना जाए, लेकिन फिर कुछ मरीज़ों का सोचकर वह चुपचाप थोड़ी देर के लिए क्लिनिक पर चली गई। वापस जब आई तब दिन के केवल 11 बज रहे थे। सोचा था जल्दी आकर थोड़ा सा आराम कर लेगी। अचानक उसे ऐसे लगा जैसे उससे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर आते आते उसने कई ऐसी आवाज़ें सुनी जिनसे विश्वास की चूलें जैसे हिल गईं। बेडरूम से आती आवाज़ें साफ होती गईं, जो सीने में 100 हथौड़ों के बराबर थी। उसकी आंखें बुरी तरह पथरा गई और वह बेहद सुन्न हो गई। रीमा की आवाज़ लगातार आ रही थी, जीजू बस, अब और नहीं। खिलखिलाहट के साथ कहती हुई वह शायद जीजू पर लौट गई थी। सीमा की अनुभवी आंखें बेडरूम के अंदर का सारा दृश्य जैसे अपने मन में देख रही थी। जीजू, दीदी आ जाएगी, छोड़ो, अब और नहीं, अभी देर है उसके आने में, वैसे भी आ भी जाएगी तो क्या, मैं परवाह नहीं करता उसकी, समझा। सीमा दूसरे कमरे तक किसी तरह खुद को ढकेलते हुए ले गई और बिस्तर पर फेंक दिया अपने आप को। घृणा से भर गई वह अपने जीवन के प्रति। ऐसा होता है जीवन। एक पत्नी होने का उसे इतना दुखद सिलसिला क्यों मिल रहा था भला। मिलिंद बदमिजाज था, पत्नी को पैरों की जूती समझता था। परंपरावादी सोच को शास्त्रीय वाक्य मानकर पत्नी को अपने से नीच जीव समझता था। सहने की हद होती है और इस हद की रेखा सीमा को ही खींचनी थी। उसने मन ही मन कुछ निश्चय कर लिया था। रात को सोते वक्त सीमा की सपनों से लबरेज आंखें अफसोस के आंसुओं से दोहरी हो गई थी। मिलिंद उसे देखते ही एक मशीन की तरह अपने शिकंजे में फिर से कसने लगा। वह परे हटकर इस बार चीख उठी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? डीठ की तरह मिलिंद ने जवाब दिया,
मुझ पर उंगली उठाने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझी? पहले मेरा वंश बढ़ाओ, फिर सवाल करना मुझसे। समझ लो ये तुम। यही एक नश्तर था जो सीमा को हर आड़े वक्त पर चुभता रहता था। क्या वह इसका जवाब दे सकती थी? क्या वह वाकई माँ बनने के लायक नहीं थी? क्या वह इतने सालों से बिना किसी डॉक्टरी चेकअप कराए बैठी है? वह नहीं, बल्कि मिलिंद पिता बनने के काबिल नहीं था। वह ये बात अच्छे से जानती थी, लेकिन वह चुप है ताकि मिलिंद को इस बात का बुरा न लगे, उसके मन को ठेस न पहुँचे। इधर मिलिंद इस खुशी में उसे धोखे और मक्कारी से नवाज रहा है कि वह औरत है और उसे चुप ही रहना पड़ेगा। उसके पैरों की जूती है। क्यों शरीर की किसी कमी के ज़ाहिर होने पर मर्द की इज्जत ही चली जाएगी? क्यों मर्द की इज्जत अहंकार की प्रत्यंचा पर चढ़ा तीर होती है? क्या मिलिंद जैसा पति उसका दोस्त नहीं, बल्कि पत्नी का मालिक होता है? ऐसे सैकड़ों अनसुलझे सवाल सीमा को परेशान करने लगे थे। उसका मन बेचैन हो उठा। मिलिंद के दिल में क्यों इतनी खुन्नस है भला उसको लेकर? क्या सीमा का पढ़ा लिखा समझदार होना मिलिंद के अहम को चोट पहुंचाता है? क्या यही इज्जतदार होने की निशानी होती है भला? अगले दिन दोपहर तक सीमा का कोई अता पता नहीं था। खाने पीने का इंतज़ाम करके वह घर से बाहर निकल गई थी। शाम को मिलिंद के हाथों में उसका डॉक्टरी परीक्षण था, यानी वह अपना परीक्षण कराने गई थी। ये उसके स्त्रीत्व का प्रमाण पत्र था जैसे। रिपोर्ट को नॉर्मल देखकर मिलिंद की जैसे त्योरियां ही चढ़ गई। रिपोर्ट को टेबल पर फेंककर उसने सीधे से चिल्लाकर कहा, यह अपनी किसी पहचान वाली से करवा कर लाई हो? आपस की मिली भगत लगती है। आपने खुद की जांच कर ली है या कुछ नहीं तो कम से कम मेरी बहन के साथ मेरे पीछे गलत रिश्ता तो न बनाते? सीमा ने तीखे स्वर में आज चिल्लाकर कहा। सीमा ने उसी वक्त अपने मन में सारे दरवाजे मिलिंद के लिए बंद कर दिए। मन के रीते कोने में सुकून की छोटी सी एक सांस बची थी और वह था चीनू। अब उसे केवल चीनू का सहारा था, उसी का आसरा था केवल। आज सारे बंधन उसने इस देहरी पर तोड़ डाले और कुछ ज़रूरी सामान के साथ वह चुपचाप बाहर आ गई। टैक्सी करके यूनिवर्सिटी गेट के पास पहुंची। चीनू को उसने पहले ही फ़ोन करके वहां पर बुला दिया था। चीनू का घर यहाँ से करीब ही था, इसलिए वह जल्दी वहां पहुंच गए। आज रविवार था, वह घर पर ही था, सो जल्दी ही वह यूनिवर्सिटी गेट पहुंच गया। सीमा को अपनी कार में बैठाकर वह अपने घर ले आया। एक मूक वार्तालाप ने सीमा के दर्द का पूरा खुलासा चीनू के सामने कर दिया था। चीनू के घर पहुंचकर वह पहले तो फ्रेश हुई, कपड़े बदले और फिर फ़ोन की सिम निकालकर उसने नष्ट कर दी और चीनू के मम्मी पापा से पहुंचने नीचे गई। चीनू ने याद दिलाया ज़रूरी कॉन्टैक्ट्स के बारे में। सीमा ने उसे यह निश्चित किया कि डायरी में उसने सभी ज़रूरी नंबर नोट कर लिए हैं, इसलिए सिम नष्ट करने पर उसका कोई नुकसान नहीं होगा। चीनू ने अपनी मम्मी से मिलवाया। देखो, एक पुरानी लड़की आई है, अब कुछ दिन इसे यही रहना है। मम्मी स्मृति पर बल देते हुए उसे कुछ देर ध्यान से देखती रही, फिर कहा, अरे सीमा हो क्या? सीमा थोड़ा हैरान हुई। उसे लगा नहीं था कि आंटी उसे इतनी जल्दी पहचान लेंगी। अरे आंटी, आपने इतने सालों के बाद भी मुझे कैसे पहचान लिया? सालों के बाद? अरे पगली, तुझे तो मैं हर घड़ी अपने बेटे की आँखों और दिल में लगातार देखती रहती हूँ। यह सुनकर सीमा के आँखों में आंसू आ गए।
ऐसा अपनत्व तो उसे अपनी सगी माँ से भी कभी नहीं मिला था और ससुराल में उसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी और अपने पति मिलिंद के होते हुए कभी उसकी गुंजाइश भी नहीं थी। वह रोने ही लगी थी। चीनू ने अपनी माँ को सीमा के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया था और वह खुले दिल से उसे अपनाने को तैयार थी। उन्होंने सीमा को गले का हार पहनाकर अपनी मूक स्वीकृति दे दी। मिलिंद से तलाक लेकर उसने चीनू के साथ एक नई शुरुआत की थी अपने जीवन की और अपनी बहन के साथ उसने हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया था और चीनू के कहने पर उसने अपनी माँ को भी अपने पास ही बुला लिया था ताकि वह उसकी नज़रों के सामने रहे। आज सीमा पैर की जूती नहीं बल्कि किसी के दिल की रानी बन गई है, हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ ढूंढ कर ला सकें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।